गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एडवांस केमिस्ट्री बाय संयोगिता मैम में। टुडेज आवर टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। प्रीवियस वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में डिस्कस की थी एंड नाउ द टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, then square planar geometry. तो first topic is for tetrahedral geometry. देखिए, टेट्राहाइड्रल में स्प्लिटिंग देखने से पहले हमें टेट्राहाइड्रल शेप के बारे में जानना होगा। टेट्राहाइड्रल जो शेप होती है वो सपोज एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर में मेटल एटम प्रेजेंट है, तो उस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स को अगर मेटल से ज्वाइन कर देते हैं, अल्टरनेट कॉर्नर्स पर अगर लिगेंड प्रेजेंट है और उन लिगेंड्स को मेटल से जोड़ देते हैं तो उससे टेट्राहाइड्रल शेप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेटल से जो लिगेंड्स कैसे जुड़े हुए हैं, अल्टरनेट कॉर्नर से, जो ना तो एक्सिस पर जुड़े हुए हैं ना इन बिटवीन एक्सिस जुड़े हुए हैं। यानी कि यूँ कहें कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में लिगेंड्स ना तो एक्सिस से अप्रोच करते हैं और ना ही इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं, लेकिन ये लिगेंड्स मेटल के वो डी ऑर्बिटल जिनकी लॉब्स इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होती है, दैट इज डी एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, उन ऑर्बिटल्स के पास में होते हैं, उनके नियरेस्ट होते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्प्लिटिंग के दौरान वो ऑर्बिटल जिनके लॉब्स इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होती है उनमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होने से वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और वो ऑर्बिटल जिनकी लॉब्स अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होती है वे लिगेंड से दूरी पर उपस्थित होने से वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन कम होगा, इसलिए वो लो एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो स्प्लिटिंग के दौरान टेट्राहाइड्रल में जो EG सेट है वो लो एनर्जी लेवल में चला जाएगा और जो T2G सेट है वो हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका एनर्जी लेवल, फाइव डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल in free form in case of ligand, in presence of ligand, एनर्जी सभी डी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा एक कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन ये दो सेट में स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि कुछ डी ऑर्बिटल्स जो कि लिगेंड के ज़्यादा पास में प्रेजेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बजाय के डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड से दूरी पर प्रेजेंट होते हैं। ये है EG सेट और ये है T2G सेट। एक बात यहाँ नोट करने की है कि ये जो G है, ये अगर ज्योमेट्री की बात करें तो हम इसे हटा सकते हैं क्योंकि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है वो एसिमेट्रिक होती है। एसिमेट्रिक होने के कारण हम जी रेड, जो सिमेट्री यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है सिमेट्री के लिए जी रेड, वो यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, ऑर्बिटल के लिए जी लिख सकते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, ये इसका बेरी सेंटर है, एवरेज एनर्जी लेवल है। तो इन केस ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग हो गई है डी ऑर्बिटल्स में। इसके अंदर आ जाएंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स वाई वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, और फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल टी। ठीक है, EG सेट होता है वो एवरेज एनर्जी लेवल से 0.6 डेल टी लो एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है। T2G सेट एवरेज एनर्जी लेवल से 0.4 डेल टी हाई एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री।
जो मेटल फ्री फॉर्म में थी, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होती है। लिगेंड के कांटेक्ट में आने पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें से कुछ डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड के ज़्यादा पास में प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड से थोड़ा दूरी पर प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी कि इन डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे दो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल जिसमें Eg सेट प्रेजेंट होता है, हाई एनर्जी लेवल वहाँ पर T2G सेट प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप डेल T कहलाता है, और डेल T फॉर टेट्राहाइड्रल इज ऑलवेज लेस देन पाई। ये रिलेशन आपको याद रखना है। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल T ऑलवेज लेस देन पाई। पाई होती है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी इन लो एनर्जी लेवल। इस लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के लिए पेयर होने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल T का मान हमेशा कम होता है पाई वैल्यू से, इसलिए इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में पेयर ना होकर के कहाँ जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में। जैसे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल के रूप फॉर्म में बता रही हूँ मैं। सपोज आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये फिल हो गए हैं, लेकिन अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास 2 कंडीशन होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाए। तो मैंने कहा कि यहाँ हमेशा ही डेल T का मान कम होता है पाई से। तो पाई जब ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर ऊपर ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसके लिए वो कम एनर्जी का बात है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। फिर आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन ये और ये, इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो जो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स हमेशा हुंड्स रूल को फॉलो करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ से आप दे सकते हैं कि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा हुंड्स रूल को ओबे करती है, उसको फॉलो करती है। और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में भी हाई स्पिन और लो स्पिन डिपेंड करता है डेल और पाई रिलेशनशिप पर, लेकिन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज फॉलो हुंड्स रूल। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल में हाई स्पिन होता है, वो हुंड्स रूल को फॉलो करता है, लो स्पिन हुंड्स रूल को ओबे नहीं करता है, लेकिन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री ऑलवेज फॉलो हुंड्स रूल। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है यहाँ पर, डेल T इज लेस देन पाई। चलिए अब बात करते हैं, एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ आपको। डेल वैल्यू ऑक्टाहाइड्रल के लिए डेल O और टेट्राहाइड्रल के लिए डेल T, ये किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो पहली बात तो यही देख लेते हैं कि ये जो डेल वैल्यू होती है, किस डेल वैल्यू क्या है, स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप। ये स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप ये होती है डेल वैल्यू। ये कब ज़्यादा होगी या कब कम होगी, यानी कि ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। मेटल और लिगेंड के बीच में जितना इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये एनर्जी गैप भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन किस किस के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, ये मेटल और लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, मेटल की नेचर, यानी कि मेटल कौन से पीरियड से प्रेजेंट है या कौन से उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज हो रही है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। 3 पॉइंट है मेटल के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट पॉइंट इज मेटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन वैल्यू, इसके लिए रिलेशन है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल। एन बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी, डेल वैल्यू भी इंक्रीज होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ डेल वैल्यू इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होती है, और साइज इंक्रीज होती है तो लिगेंड के पास में प्रेजेंट होते हैं। लिगेंड के पास में प्रेजेंट होने से इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन
या यूँ कहें कि साइज़ इंक्रीज़ होने से वो ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स के कॉन्टेक्ट में आने से उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और डेल वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो पहला पॉइंट हो गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सेकेंड पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, मेटल की लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, उसकी ग्रिडीनेस बढ़ेगी, लालच बढ़ेगा। तो जितना वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और डेल वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ में डेल वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जैसे आयरन 2 पॉजिटिव है और आयरन 3 पॉजिटिव है, तो इसमें डेल वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी? आयरन 3 पॉजिटिव के लिए। आयरन 2 पॉजिटिव की बजाय डेल वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? आयरन 3 पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अगला मेटल के रेस्पेक्ट में पॉइंट आता है कि मेटल में डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मेटल के में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है तो इंटरेक्शन कम होगा लिगेंड के साथ में और डेल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो जैसे मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी तो डेल वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो हो गए हैं मेटल के रेस्पेक्ट में। और अगला जो पॉइंट है वो है लिगेंड के रेस्पेक्ट में, लिगेंड की नेचर और लिगेंड की संख्या या फिर ज्योमेट्री। लिगेंड्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होगा और उतनी ज़्यादा डेल वैल्यू होगी। तो ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड्स की संख्या 6 होती है, टेट्राहाइड्रल में लिगेंड्स की संख्या 4 होती है। तो ऑक्टाहाइड्रल में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा तो डेल वैल्यू ऑक्टाहाइड्रल के लिए ज़्यादा होगी। तो ये बात आप याद रखें, डेल O इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन डेल T। अब 4 लिगेंड्स के लिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी बनती है, तो उसकी मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगी, उसकी स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग बता करके उसका डेल SP बताऊंगी। और फिर अपन वापस इन तीनों के लिए रिलेशन लिखेंगे, डेल O, डेल T एंड डेल SP। ठीक है, अभी ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल के लिए रिलेशन क्या है? डेल O इज ग्रेटर देन डेल T। रीजन हो गया है नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल के लिए नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 होते हैं और टेट्राहाइड्रल के लिए नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इंक्रीज होने के साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन इंक्रीज होता है और डेल वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हो गए हैं कुछ फैक्टर्स जो कि डेल वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं CFSE की। CFSE क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में, तो उस कंडीशन में रिलीज होने वाली एनर्जी कहलाती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये वैल्यू डिपेंड करती है डेल वैल्यू पर। डेल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी CFSE भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि डेल वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की लो एनर्जी लेवल में पेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल में जाएंगे तो CFSE का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा या इंक्रीज होगा। तो जो कंपाउंड है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वैल्यू, और जिन फैक्टर्स पर डेल वैल्यू डिपेंड करती है उन्हीं फैक्टर्स पर CFSE भी डिपेंड करती है। और CFSE अफेक्ट्स थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इट इज़ 0 फॉर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नेगेटिव फॉर द अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, टेट्राहाइड्रल के लिए CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। टेट्राहाइड्रल के लिए CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, CFSE फॉर टेट्राहाइड्रल, इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डेल T, 0.6 डेल T इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG प्लस 0.4 डेल T इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z। ये हो गई है टेट्राहाइड्रल के लिए CFSE। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट इंटू 0.6 डेल T और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z सेट इंटू 0.4 डेल T।
हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड से मतलब D5, D5 की कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 1 2 और 3 यहाँ पर हो गए हैं, तो ओवरऑल क्या हो गई है, न्यूट्रलाइज हो गई है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2, और इसके लिए कितना आ जाएगा, वही 1.2। ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो गई, कैंसिल। तो हाफ फील्ड के लिए क्या होती है, CFSE 0 होती है। ठीक है, अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ जाएगा, लो एनर्जी लेवल में, तो वापस से क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव। तो या तो नेगेटिव होती है या फिर क्या होती है, 0, पॉजिटिव कभी नहीं होती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। अब डिस्कस करते हैं स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, देखिए स्क्वायर प्लेनर शेप को, अब शेप देखते हैं हम, शेप के अकॉर्डिंग ही या ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसमें स्प्लिटिंग करेंगे d ऑर्बिटल्स की। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, उसमें लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं x और y एक्सिस पर। लिगेंड कहाँ प्रेजेंट है, केवल x और y एक्सिस पर, z एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं है। ऑक्टाहाइड्रल में z एक्सिस पर भी लिगेंड प्रेजेंट होता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में केवल कहाँ प्रेजेंट है, x और y एक्सिस पर। ठीक है, तो पहले वर्ड तो यहाँ पर क्या आ रही है कि लिगेंड कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस पर, और ऑक्टाहाइड्रल में भी लिगेंड कहाँ प्रेजेंट थे, एक्सिस पर। तो इन दोनों में जो फर्स्ट स्प्लिटिंग है वो सेम होगी, यानी कि स्क्वायर प्लेनर में जो फर्स्ट स्प्लिटिंग है, फर्स्ट स्प्लिटिंग से मतलब क्या है कि d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी। कैसे, क्योंकि लिगेंड्स कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस पर, और एक्सिस पर होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा उन d ऑर्बिटल्स में जिनकी लॉब्स कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस पर। तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होने से उसमें क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन ज़्यादा, तो स्प्लिटिंग होगी, तो वो कहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में। तो इसमें भी स्प्लिटिंग से Eg होगा वो Eg जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, हाई एनर्जी लेवल में, और T2G होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, लो एनर्जी लेवल में। तो पहले स्प्लिटिंग दोनों में सेम है, लेकिन इसमें बाद में एक बात याद रखने की है, ध्यान में रखने की है कि स्क्वायर प्लेनर में z एक्सिस पर लिगेंड्स होते ही नहीं है। देख लिया आपने स्ट्रक्चर, z एक्सिस पर लिगेंड्स नहीं है। अब जब z पर लिगेंड ही नहीं है तो z पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होगा ही नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन नहीं होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो फर्स्ट स्प्लिटिंग में Eg ज़्यादा, Eg हाई एनर्जी लेवल में, T2G लो एनर्जी लेवल में। लेकिन हमें पता है कि जो Eg होता है उसमें भी तीनों एक्सिस वाले ऑर्बिटल dx² y² भी है और dz² भी है। T2G में भी dxz, yz और xz है, z कंपोनेंट वाले दोनों में ही प्रेजेंट हैं। और स्क्वायर प्लेनर में z एक्सिस पर लिगेंड प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो जो z कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए उनकी एनर्जी कम हो जाएगी बजाय कि XY कंपोनेंट ऑर्बिटल। क्योंकि x और y एक्सिस पर लिगेंड्स प्रेजेंट है, वहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो जो XY कंपोनेंट ऑर्बिटल है उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होने से अब ये जो T2G और Eg सेट बना है इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, Z कंपोनेंट की एनर्जी कम हो जाएगी, X और Y वालों की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें स्प्लिटिंग ड्रॉ करते हैं, कैसे होगी। ये इसका एवरेज एनर्जी लेवल, इसको हम इन फ्री फॉर्म 5d जनरेटेड d ऑर्बिटल्स, इन फ्री फॉर्म कौन कौन से हैं, dxy, yz, xz, dx² y² एंड dz²। इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इनमें स्प्लिटिंग होगी। कैसे होगी, क्योंकि लिगेंड्स प्रेजेंट है एक्सिस पर, तो मेटल की वो और d ऑर्बिटल जिनकी लॉब प्रेजेंट है एक्सिस पर उनकी एनर्जी ज़्यादा। कौन से हैं वो, Eg सेट, Eg हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा और T2G लो एनर्जी लेवल में चला जाएगा।
इजी के अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और T2Z में आते हैं डी एक्स वाई वाई जेड और डी एक्स जेड। इन दोनों के बीच एनर्जी गैप डेल, या हम डेल ओ बोल सकते हैं इसको। अब हमें पता है कि जो T2Z सेट है उसमें एक्स वाई और जेड कंपोनेंट दोनों के ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ऐसे ही हैं। तो फर्स्ट स्प्लिटिंग तो हमने देख ली, क्योंकि लिगेंड्स प्रेजेंट है एक्सिस पर, इसलिए इसमें फर्स्ट स्प्लिटिंग ऐसे हो गई है कि अलोंग द एक्सिस वालों की एनर्जी ज़्यादा और इन बिटवीन वालों की कम। लेकिन अब इसमें जेड एक्सिस पर लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं है, जेड एक्सिस पर लिगेंड नहीं है तो जेड पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो इनमें फर्दर स्प्लिटिंग होगी और फर्दर स्प्लिटिंग से जो जेड कंपोनेंट है उनकी एनर्जी हो जाएगी कम। कौन से हैं जेड? डी एक्स जेड और डी वाई जेड, और जो एक्स वाई कंपोनेंट है दैट इज डी एक्स वाई, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो गई है, इसमें भी फर्दर स्प्लिटिंग होगी, जेड की एनर्जी हो जाएगी कम और एक्स वाई की एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, और ये जो इन सभी स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप है ये क्या कहलाता है, डेल एस पी। इन सभी स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप ये क्या कहलाता है, डेल एस पी। तो ये तो है डेल ओ और ये हो गया है डेल एस पी। तो कौन सा ज़्यादा है, डेल एस पी ज़्यादा है। दिखाई दे रहा है आपको, डेल एस पी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रिलेशन क्या हो गया है, डेल एस पी सबसे ज़्यादा, उससे कम होगी डेल ओ और सबसे कम होगी डेल टी। रिलेशन ध्यान रखना, डेल एस पी सबसे ज़्यादा, फिर डेल ओ और फिर हो जाएगी डेल टी। ठीक है, तो ये हो गई है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया आपको? स्क्वायर प्लेनर में फर्स्टली किसके जैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल की। यहाँ हम लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। फर्स्टली किसके जैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल के जैसे, क्योंकि लिगेंड्स कहाँ प्रेजेंट हैं, एक्सिस पर। लेकिन इसमें जेड एक्सिस पर लिगेंड नहीं है, इसलिए इसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में। और इसकी स्प्लिटिंग इस प्रकार से होती है जिसमें एक्स जेड वाई जेड और जेड स्क्वायर की एनर्जी कम होती है और एक्स वाई की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये जनरली या तो D7 या फिर D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब मेटल प्रेजेंट होती है तो इसके द्वारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो D8, चलिए 8 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन में यहाँ स्प्लिटिंग करेंगे या यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर प्लेनर में कैसे किया जाएगा, चलिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इन 6 को इनमें फिल करना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे फिल कर दिए हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एक जाएगा या फिर ये दोनों यहीं पर पेयर हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ये लिगेंड को उनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज किया गया है, दैट इज़ नोन एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिन लिगेंड्स की लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, उससे डेल वैल्यू ज़्यादा होती है। ये बात आप याद रखना। तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए आपको याद कैसे करना है स्ट्रॉन्ग और वीक है। ये मैंने वीबीटी में आपको एक बात बताई थी कि अगर मेटल 3D है और उसके साथ में हेलो यानी कि X नेगेटिव यानी कि F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और I नेगेटिव और H2O लिगेंड प्रेजेंट है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो आप ऐसे ही याद कर लें कि 3D जब मेटल है तो उसके साथ में ये
Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव और H2 लिगेंड है तो उन्हें हम वीक लिगेंड कहेंगे, और उसके अलावा जो लिगेंड्स हैं वो सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो डेल वैल्यू बढ़ेगी। डेल वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये एनर्जी गैप ज़्यादा बढ़ेगा, ये वाला। ये क्यों ज़्यादा बढ़ेगा? ये इसलिए क्योंकि लिगेंड्स कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर। यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें जो स्प्लिटिंग हो रही है इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, पड़े तो लेकिन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये तो उसके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो इजी सेट वाले ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो एनर्जी, इनका जो एनर्जी गैप है किसका, dx² और dx²y² और dz², इसके बीच का एनर्जी गैप लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा। ये एनर्जी गैप बढ़ेगा तो अब इलेक्ट्रॉन्स की यहीं पर पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया तो dx²y² वैकेंट हो गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से स्क्वायर प्लेनर शेप का फॉर्मेशन होगा। और हम यही तो कहते हैं कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में d कौन सा यूज किया जाता है, d dx²y² यूज में लिया जाता है। रीजन समझ में आ गया आपको क्यों लिया जाता है? ये है कि स्क्वायर प्लेनर में अलोंग द एक्सिस लिगेंड होने से ये एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होने से, और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग यहीं पर हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगा, डी वैकेंट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वीक लिगेंड होगा तो ये एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। और हुंड का रूल कहता है कि जब तक ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक हम उसमें पेयरिंग नहीं करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब डी यहाँ पर खाली नहीं हुआ, ये डी अगर खाली नहीं है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर आके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उससे शेप बनेगी टेट्राहाइड्रल। तो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर शेप का फॉर्मेशन होता है, और अगर उसमें वीक लिगेंड प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए एग्जाम्पल निकिल, D8 के लिए निकिल मेटल है NiCl4 2 नेगेटिव। मैंने कहा था इसके अंदर, पिछले वीडियो में बताया था आपको, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, sp3, और sp3 के लिए शेप क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहाइड्रल। और इसी निकिल के साथ में अगर साइनाइड प्रेजेंट है NiCN4 2 नेगेटिव, तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा dsp2, और dsp2 के लिए शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। मेटल सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, लेकिन यहाँ लिगेंड वीक लिगेंड है और यहाँ जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इन केस ऑफ D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो उससे शेप बनेगी स्क्वायर प्लेनर, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट है तो शेप बनेगी टेट्राहाइड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। तो बच्चों ये हो गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ CFT, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।